हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी के सिलेबस के अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी को वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाता हूं। तो जैसा कि अभी हमारा MPPSC यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन आया था, जिसका प्री एग्जाम से दिसंबर अभी आगे दिसंबर में है। तो इसके लिए जैसा हमारा जो मध्य प्रदेश है यानी MPPSC का मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सिलेबस है। तो पहले मैंने इसके जो पुराने 2022 है, 21 है, 19 इस प्रकार के जो पुराने पेपर हैं उनका मैंने अध्ययन किया और इसका सिलेबस देखा कि किस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से मैंने सभी किताबों से मुख्य मुख्य क्वेश्चन लेकर ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। वैसे ही सेम टू सेम जैसे हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि यह सब्जेक्ट इतने नंबर का आता है, यानी कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम है इसमें सभी सब्जेक्टों को कवर किया जाता है। ये तो आप लोगों को भी पता है। तो ये प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखें, क्योंकि इससे आप लोगों ने MPPSC का फॉर्म भरा हो या ना भरा हो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं बस सभी सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं। तो आप लोगों को इन्हीं प्रैक्टिस सेटों के साथ में सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी एक साथ होती रहेगी। वो जिन्होंने भर रखा है उनके लिए तो अनिवार्य है, क्योंकि मैंने बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमारा एग्जाम्स होता है उसी प्रकार से ये प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं। और इसका ये जो प्रैक्टिस सेट बनाए हैं ये मैंने केवल पेपर फर्स्ट का बनाया है, क्योंकि जो हमारा MPPSC का एग्जाम्स होगा तो उसमें जो मेरिट बनती है वह केवल पेपर फर्स्ट से बनती है, और जो पेपर सेकंड होता है जनरल एप्टीट्यूड का उसे उसका तो केवल आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होगा, 33-34% आपके नंबर आ जाए उसका तो इतने ही चाहिए होते हैं। लेकिन जो मेरिट बनती है वह पेपर फर्स्ट से ही बनती है। तो इन प्रैक्टिस सेटों को मैंने बहुत ही मुख्य मुख्य क्वेश्चनों से यानी सभी किताबों को आप लोगों को इन प्रैक्टिस सेटों में निचोड़ दे रहा हूँ। तो आप लोग ये प्रैक्टिस सेट जरूर देखें। तो चलिए आज हम, जैसे कि मैंने पिछले 4 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं, तो अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है MPPSC प्रैक्टिस सेट। तो वहां से आप वो प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, नर्मदापुरम किस संभाग का नया नाम है? तो जो मध्य प्रदेश का नर्मदापुरम है, नर्मदापुरम है उस संभाग का जो नया नाम है वह है होशंगाबाद। ऑप्शन ए होशंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो यहाँ जो मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है वह है बरगद। ऑप्शन सी। यह तो आप सभी को शायद पता ही होगा, क्योंकि जब आप लोगों ने MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का फॉर्म डाला है तो ये तो इतनी नॉर्मल बात है तो आप सभी को पता होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन मैंने इसमें दोस्तों जो एक क्वेश्चन लिए हैं ये ऐसे मुख्य मुख्य क्वेश्चन लिए हैं जो मैंने पुराने पेपर से अध्ययन किया और इसका सिलेबस देखा, उसी अनुसार मैंने सभी किताबों से क्वेश्चन छांट छांट कर मुख्य मुख्य लिए हैं, यानी यह आपको सभी किताबों का निचोड़ मिल रहा है। तो आप इन प्रैक्टिस सेटों को मिस ना करें, जरूर देखें, और प्रतिदिन ऐसे ही एक नया प्रैक्टिस सेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह में किन दो अनाज किस्मों को दर्शाया गया है? तो जो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है यानी कि राज्य चिन्ह है उसमें गेहूं और धान को दर्शाया गया है, यानी कि गेहूं और धान दो अनाज किस्मों को दर्शाया गया है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो मध्य प्रदेश शासन के राजकीय प्रतीक चिन्ह में 24 तिल्ली हैं। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, यह भी सत्य है। तो 24 तिल्ली हैं। इस स्तूप आकृति के बाद एक व्रत है जो सतत, सॉरी यहाँ थोड़ी सा मुझे डाउट हो रहा है। मध्य प्रदेश शासन के राजकीय प्रतीक चिन्ह में 24 हैं। ठीक है, ये तो हो गया सत्य। इसके बाद इस स्तूप में आकृति के बाद एक व्रत है जो सतत विकास की असीम संभावनाओं का द्योतक है, यह भी सत्य है।
व्रत के भीतर एमपी शासन और सत्यमेव जयते उत्कीर्ण है, यह भी सत्य है। तो यह तीनों सत्य हैं। चिन्ह के केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सींग आकृति और राजवृक्ष साल को दर्शाया गया है, यह असत्य है। तो यही हमारा राइट आंसर भी होगा, ऑप्शन डी। क्योंकि जो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है वह ना कि साल है, वह है बरगद। तो बरगद को दर्शाया गया है, ना कि साल को। तो इसका ऑप्शन जो आंसर है वह है ऑप्शन डी, क्योंकि यह कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश निम्न में से किस प्रकार का राज्य है? तो मध्य प्रदेश भू आवेष्टित राज्य है, ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश भू आवेष्टित राज्य है। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश का राज्यीय पुष्प कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राज्यीय पुष्प है, वह है सफेद लिली, ऑप्शन ए, वह है सफेद लिली। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो राज्य खेल है वह है मलखंब, ऑप्शन डी, मलखंब। यानी कि जो मध्य प्रदेश से संबंधित जितनी भी मुख्य चीजें हैं मैंने उनको एक ही जगह पर रखा हुआ है, जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु है वह है बारहसिंगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वह है दूध राज, ऑप्शन सी, दूध राज। और कोई कोई तो हमारे इन देहाती भाषा में दूधराज को नीलकंठ भी बोलते हैं। तो वह हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय राजकीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता के समय मध्य प्रदेश में कितनी देशी रियासतें थीं? तो 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता के समय मध्य प्रदेश में 61 देशी रियासतें थीं, ऑप्शन सी। 61 देशी रियासतें थीं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, जब 1947 में सेंट्रल प्रोविंस व बरार क्षेत्र में बघेलखंड व छत्तीसगढ़ रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बना तो उसकी राजधानी थी? तो उसकी राजधानी थी नागपुर, ऑप्शन बी। तब इसकी राजधानी थी नागपुर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है वह है एक संवैधानिक निकाय, ऑप्शन बी, वह है एक संवैधानिक निकाय। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय अनुसूचित अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है, वह किया गया है अनुच्छेद 338 के तहत, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 338 के तहत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? तो मध्य प्रदेश में 25 वन्य जीवन अभ्यारण्य हैं, ऑप्शन बी। 25 वन्य जीवन अभ्यारण्य हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जैव विविधता के जनक कौन थे? तो जैव विविधता के जनक थे वह थे वाल्टर जी रोसेन, ऑप्शन बी, वाल्टर जी रोसेन। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है, ऑप्शन सी, भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान यानी कि सांपों का उद्यान या सांपों का चिड़ियाघर कहें तो कहाँ से स्थित है? तो यह है भोपाल में, ऑप्शन ए, भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मालवा क्षेत्र की गंगा किसे कहा जाता है? तो मालवा क्षेत्र की गंगा शिप्रा या क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। कहीं कहीं पर शिप्रा भी होता है और कहीं कहीं पर इसका नाम क्षिप्रा भी
होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, मालवा क्षेत्र की गंगा शिप्रा नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, एमपी 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो एमपी 2011 की जनगणना के अनुसार भोपाल जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है। ऑप्शन ए, भोपाल जिले का। क्वेश्चन नंबर 21 है, दक्षिण भारत की बेहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं। तो दक्षिण भारत की बेहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं, वह हैं लोह काल से। ऑप्शन ए, वह हैं लोह काल से। क्वेश्चन नंबर 22 है, महमूद गजनबी के आनंद पाल के विरुद्ध आक्रमण के समय कौन सा राजवंश संघ में शामिल नहीं था? तो वह था बादामी के चाणक्य शामिल नहीं थे। ऑप्शन डी, बादामी के चाणक्य शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, सही। मूल अधिकार समिति, इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी थे, बिल्कुल सही। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बीएन राव नहीं थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ना कि BN राव। BN राव सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। तो यह युग्म गलत है, ऑप्शन सी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी, वो अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न कथनों पर विचार करें। तो उद्देश्य प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की कल्पना की गई थी। चलिए देखते हैं कि आगे सही होगा या नहीं होगा। भारत के संविधान का पहला प्रारूप समिति ने अक्टूबर 1947 में तैयार किया था। इनमें से सत्य है, तो इनमें से जो सत्य है वह है केवल पहला, यानी कि केवल एक नंबर इसमें सत्य है। यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, बिल्कुल सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सत्य है? तो भारत में अंग्रेजी राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले प्रयास 1784 के पिर्स इंडिया एक्ट में मिलते हैं। दूसरा, पिर्स इंडिया एक्ट पारित कराने में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। तो इसमें से जो सत्य है वह कोई भी नहीं है, यानी कि यह दोनों ही कथन असत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से सत्य हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में सिखों के लिए विशेष निर्वाचक मंडल बने। चलिए देखते हैं यह सत्य होगा या नहीं। अस्पृश्य समाज भारतीय, ईसाई, यूरोपीय व आंग्ल भारतीयों को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार 1935 में प्रदान किया गया। यह भी सत्य हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि यह दोनों ही कथन सत्य हैं। एक और दो दोनों ही कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 1919 के अधिनियम के संदर्भ में असत्य है। तो 1919 के अधिनियम के संदर्भ में द्वैध शासन प्रांतों में, इसको देखते हैं कि यह तो असत्य है, क्योंकि 1919 के अधिनियम के संदर्भ में यह सत्य है, सॉरी मिस्टेक हो गई, यह सत्य है। केंद्र में उत्तरदायी सरकार का ना होना, यह भी सत्य है। परिसंघीय संरचना का विधान, यह असत्य है 1919 के अधिनियम के संदर्भ में। ऑप्शन सी, यह असत्य है। बाकी पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार, यह भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। तो प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन ए, उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 29 है, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो राख के टीले दक्षिण भारत की पाषाणकालीन पाषाण राख के टीले दक्षिण भारत क्षेत्र की नव पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। दक्षिण भारत की। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस स्थल में कपास की खेती के प्रथम साक्ष्य मिले हैं? तो जो मेहरगढ़ है वहां कपास की खेती के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाण कालीन स्थल गंगा के मैदान में स्थित नहीं है? तो आदमगढ़ मध्य पाषाण कालीन स्थल गंगा के मैदान में स्थित नहीं है। ऑप्शन डी आदमगढ़। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित क्षेत्र में से किसमें चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो गोमल घाटी में चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, इस सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो सोहन संस्कृति पुरापाषाण संस्कृति का दूसरा नाम है। ऑप्शन सी। पुरापाषाण संस्कृति का दूसरा नाम सोहन संस्कृति है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अल बिरूनी के संबंध में सत्य कथन की जांच करें। तो अल बिरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। चलिए देखते हैं यह सत्य होगा या नहीं। उसने भारत के रीति रिवाजों और अंधविश्वासों का विवरण नहीं दिया। यह भी आगे देखते हैं सत्य होगा या नहीं। उसकी किताब बुल हिंद नामक पुस्तक फारसी भाषा में लिखी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, केवल एक सही है। यानी कि पुराणों का अध्ययन करने वाला वह पहला मुसलमान था, अल बरूनी। तो ऑप्शन ए केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 35, महमूद गजनबी के आक्रमण के समय भारत की परिस्थितियों के संबंध में राजनीति दृष्टि से भारत विभिन्न राज्यों में बटा था। मुल्तान और सिंध दो मुस्लिम राज्य थे। हिंदू शाही राज्य की सीमाएं चिनाब नदी हिंदू कुश पर्वत तक विस्तृत थी। तो इसकी राजधानी थी उबदांडपुर। ऑप्शन सी। उबदांडपुर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भटकर कहलाता है। ऑप्शन सी। विजय भटकर कहलाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में वर्तमान स्थानीय शासन संस्थाओं की रचना और विकास किसकी देन है? तो भारत में वर्तमान स्थानीय शासन संस्थाओं की रचना और विकास अंग्रेजी शासन की देन है। ऑप्शन ए अंग्रेजी शासन की देन है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई। ऑप्शन बी मद्रास में हुई। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से किस एक में सरकार की 100% शेयर पूंजी है? तो बीएसएनएल में यानी कि बीएसएनएल में सरकार की 100% शेयर पूंजी है। ऑप्शन ए बीएसएनएल। क्वेश्चन नंबर या बीएसएनएल। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था? तो राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन सामाजिक सुरक्षा हेतु उद्देश्य से किया गया था। ऑप्शन बी सामाजिक सुरक्षा हेतु उद्देश्य से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय नवीनीकरण
कोष की स्थापना का लक्ष्य है? तो राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना का लक्ष्य है श्रम का पुनर्प्रशिक्षण। ऑप्शन ए, श्रम का पुनर्प्रशिक्षण, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश यानी कि वेक्टर नहीं है? तो यहाँ विस्थापन सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, लेकिन आयतन एक अदिश राशि है, ना कि सदिश राशि। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी, आयतन सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो यहाँ संवेग एक सदिश राशि है, ऑप्शन ए, संवेग एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 44, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है? तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर, ऑप्शन बी। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है? तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम के बराबर, ऑप्शन सी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। होता है थोड़ी टाइपिंग में थोड़ी ना आता हूँ सही से, तो इसका जो राइट आंसर है वह 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, 1 नैनोमीटर होता है? तो 1 नैनोमीटर होता है 10⁻7 सेंटीमीटर, ऑप्शन वाह, 10⁻7 सेंटीमीटर, ऑप्शन वाह। यानी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ी बहुत टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 47, अब देखिए यहाँ पर टाइपिंग में यहाँ पर आवाज आधा हो गया, क्योंकि किताबों से करते हैं तो थोड़ी बहुत मस्तिष्क इधर उधर भटक जाता है, तो जो किताब में लिखा हो वही टाइप हो जाता है। तो इसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं अलग अलग किताबों से मुख्य मुख्य क्वेश्चन लेकर ये प्रैक्टिस सेट बनाता हूँ। तो जैसे कि टाइप कर रहे होंगे तो थोड़ा बहुत मस्तिष्क इधर इधर भ्रमित हो गया होगा, तो ABCD ना लिखकर आवाज आधा हो गया है। लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूंगा को आपको एक ही सीरियल में ABCD के सीरियल में ही मिले, बाकी इससे दिक्कत कोई नहीं है। लेकिन यह आप ये समझिए कि इसमें आप लोगों को सभी किताबों का निचोड़ मिल रहा है, और MPPSC के प्रैक्टिस सेट आप जरूर देखें किया करें, क्योंकि इससे ये सभी सब्जेक्ट आप लोगों के इसी प्रैक्टिस सेट में कवर हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, महिला खिलाड़ी PV सिंधु ने किस खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो महिला खिलाड़ी PV सिंधु ने बैडमिंटन बैडमिंटन खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की है, ऑप्शन डी, बैडमिंटन खेल में। क्वेश्चन नंबर 48, सीएट इंटरनेशनल पुरस्कार एवं सीएट रेटिंग किस खेल से संबंधित है? तो सीएट इंटरनेशनल पुरस्कार एवं सीएट रेटिंग क्रिकेट खेल से संबंधित है, ऑप्शन ए, क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49, वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश के 4 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ऑप्शन ए, 4 व्यक्तियों को। क्वेश्चन नंबर 50, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर लीला जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर लीला जोशी का संबंध चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन सी, चिकित्सा से क्षेत्र से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 51, वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों में से निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति श्री आनंद शर्मा शामिल नहीं है, ऑप्शन बी, श्री आनंद शर्मा शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री नेमनाथ जैन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वह है व्यापार एवं उद्योग से संबंध, ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी यानी कि नेमनाथ जैन का संबंध है वह है व्यापार एवं उद्योग से। क्वेश्चन नंबर 53, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री अब्दुल जब्बार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित श्री अब्दुल जब्बार का संबंध सामाजिक कार्य क्षेत्र से है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54, हिंदी भाषा के गीतों के राजकुमार नाम से कौन कौन से प्रसिद्ध कवि हुए हैं? तो वह हुए हैं गोपाल दास नीरज। गोपाल दास नीरज हिंदी 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 के गीतों के राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, गोपाल दास नीरज। क्वेश्चन नंबर 55, नर्मदा पुत्र के नाम से मशहूर कौन से साहित्यकार हुए? तो नर्मदा पुत्र के नाम से अमृतलाल बेगड़ साहित्यकार मशहूर हुए। ऑप्शन ए अमृतलाल बेगड़, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56, संसद के 3 दशक रचना के लेखक कौन थे? तो संसद के 3 दशक रचना के लेखक थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन ए श्री अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 57, पारसेक मात्रक है? तो पारसेक मात्रक है दूरी का। ऑप्शन ए पारसेक मात्रक है दूरी का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58, तारे किसके प्रकाश से चमकते हैं? तो तारे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं क्योंकि तारों में स्वयं का प्रकाश होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59, ध्रुव तारों द्वारा दिशा निर्धारित होती है? तो ध्रुव तारों द्वारा दिशा निर्धारित होती है उत्तर दिशा। ऑप्शन ए उत्तर दिशा। क्वेश्चन नंबर 60, 7 तारों के समूह को सप्तर्षि मंडल किस देश में कहा जाता है? तो 7 तारों के समूह को सप्तर्षि मंडल भारत देश में कहा जाता है। ऑप्शन ए भारत देश में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, फ्रांस में 7 तारों के समूह को कहा जाता है? तो फ्रांस में 7 तारों के समूह को सौरपूर्ण कहा जाता है। ऑप्शन सी सौरपूर्ण कहा जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार बेहद प्रभावशाली विस्फोट कब हुआ था? तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार बेहद प्रभावशाली विस्फोट 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है कहलाती है? तो वह कहलाती है वैषुवत रेखा। ऑप्शन सी वैषुवत रेखा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64, पृथ्वी पर एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? तो पृथ्वी पर एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। ऑप्शन वी 366 दिन होते हैं, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 65, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन 48 घंटों में पूरा करती है। ऑप्शन वी 48 घंटों में पूरा करती है। क्वेश्चन नंबर 66, खगोलीय घटना है? तो खगोलीय घटना चंद्र ग्रहण भी है, सूर्य ग्रहण भी है और दिन रात का होना यह एक खगोलीय घटना नहीं है, क्योंकि जो जो पृथ्वी चक्कर लगाती है दिन रात इसलिए होता है। बाकी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण यह एक खगोलीय घटना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 67, अक्षांश रेखाएं होती हैं? तो अक्षांश रेखाएं होती हैं 180 डिग्री पर। ऑप्शन बी 180 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था? तो यह संभाला था जेबी मावलंकर ने। ऑप्शन डी जेबी मावलंकर ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49,
मध्य प्रदेश निवासी सुश्री मेघा परमार ने रूस के 18,510 10.44 फीट ऊंचे माउंट एलबुज पर्वत पर पहुंचकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। वह किस शहर से थी? तो वह थी मध्य प्रदेश के सीहोर शहर से। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश की सीहोर शहर से। क्वेश्चन नंबर 70। मध्य प्रदेश उत्तर से दक्षिण तक लंबा 605 किलोमीटर है, तो पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम तक मध्य प्रदेश की लंबाई है 870 किलोमीटर। ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर से दक्षिण में मध्य प्रदेश की लंबाई 605 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 870 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 71। नवगठित मध्य प्रदेश 1956 के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो नवगठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल। ऑप्शन डी रविशंकर शुक्ल। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 72। जबलपुर के आसपास का क्षेत्र पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो जबलपुर के आसपास का क्षेत्र पूर्व में महाकौशल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए महाकौशल के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 73। पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है। क्यों? तो रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य होती है। चलिए आगे देखते हैं कि यह सत्य होगा या असत्य होगा। ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी को और परिवर्तित करती है। आगे देखते हैं यह सही होगा या नहीं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है केवल एक, यानी कि ऑप्शन केवल, यानी कि पॉइंट नंबर 1 केवल सत्य है। यानी कि अगर हम बात करें तो रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य होती है, यह सत्य है। ऑप्शन पॉइंट नंबर 1 यह सत्य है। क्वेश्चन नंबर 74। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रहता है, बिल्कुल सही है। गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, यह असत्य है, क्योंकि गुरुत्व दूर तक तो जाता है लेकिन यह प्रबल बल नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, हमें इसमें एक सही यानी कि असत्य कथन या कहें कि सही नहीं छांटना था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। बाकी आप लोग चारों ऑप्शन को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर दें और आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ के सुनाऊंगा और उसको डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी, और वीडियो लंबी जाते हैं तो आप लोग पूरी देखते नहीं है, जबकि उसमें फायदा आप ही को होता है। एक क्वेश्चन के साथ जब मैं उन चारों को डिटेल में समझाता हूं तो उससे आप लोगों के और 4 क्वेश्चन बनने वाले भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 75। वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किन परिघटनाओं के ब्रह्मांड के निरंतर वितरण के साक्ष्य के रूप में उद्गत करते हैं? तो पहला, अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना। देखते हैं आगे सत्य है या नहीं। अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति, इसको भी आगे देखते हैं। अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन और अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोट का होना। तो इनमें से चारों में से सही कौन से हैं? तो इनमें इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि पहला और तीसरा। अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता लगाना, बिल्कुल सही। और अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन यह भी सत्य, यानी कि 1 और 3 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है?
तो इसमें अपन को केवल सुमेलित ढूंढना है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव एल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। तो हमारा जो राइट आंसर है वह हमें पहला ही मिल गया, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव एल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, केवल एक सही। क्वेश्चन नंबर 77, उपयोग में आ चुके प्रतिदीप्त विद्युत लैंप के अविचार पूर्ण निस्तारण से वातावरण में पारे का प्रदूषण होता है। इस लैंप को बनाने में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इस लैंप में को बनाने में पारे का प्रयोग इसलिए किया जाता है, जब लैंप को स्विच ऑन किया जाता है तो पारा ही पराबैंगनी ऊर्जा को दृश्य प्रकाश में बदल देता है, इसलिए पारे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न परमाणु केंद्रों पर विचार कीजिए। तो कलपक्कम तमिलनाडु, चलिए देखते हैं आगे। कुदनकुलन तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, जयपुर महाराष्ट्र। उपरोक्त में से किस स्थान पर प्रोटोटाइप फास्ट फ्यूजन रिएक्टर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है कलपक्कम तमिलनाडु में। ऑप्शन ए, कलपक्कम तमिलनाडु में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, केवल एक, यानी कि पॉइंट केवल 1, कलपक्कम तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 79, किस विघट नाभिक प्रदूषण ने हाल ही में जनता का ध्यान आकर्षित किया है, जो भवन निर्माण सामग्री में विद्यमान होता है? तो वह है रेडोन। ऑप्शन ए, रेडोन गैस। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के परमाणु कार्यक्रम के प्रथम चरण में यूरेनियम आधारित VWR बॉइलिंग वाटर रिएक्टर तथा PHWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट 2, दूसरे चरण में भारत प्लूटोनियम आधारित फास्ट फ्यूजन रिएक्टर यानी कि FBR का निर्माण करेगा। चलिए देखते हैं। तीसरे चरण में भारत थोरियम आधारित FBR का निर्माण करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, यानी कि इसमें तीनों ही सही हैं। ऑप्शन डी, तीनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 81, बघेल वंश के राजा वीर सिंह ने चौसा के युद्ध में किसकी सहायता की थी? तो बघेल वंश के राजा वीर सिंह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं की सहायता की थी। ऑप्शन ए, हुमायूं की सहायता की थी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82, ओरछा का पुराना नाम क्या था? तो ओरछा का पुराना नाम था गंगापुरी। ऑप्शन बी, ओरछा का पुराना नाम था गंगापुरी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री तथा साहित्यकार बाल बैरागी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री तथा साहित्यकार बाल बैरागी का जन्म रामपुर में हुआ था। ऑप्शन ए, रामपुर में हुआ था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84, शब्दमानस पुस्तक के लेखक MP शासन के कौन से अधिकारी ने लिखी थी? तो शब्दमानस पुस्तक के लेखक MP शासन के श्री OP श्रीवास्तव द्वारा लिखी थी। ऑप्शन ए, श्री OP श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 85, RCVP नरोहा प्रशासन और प्रबंधकीय अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो RCVP नरोहा प्रशासन और प्रबंधकीय अकादमी की स्थापना 1966 में की गई थी। ऑप्शन आ, 1966 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 86, एमपी के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो एमपी के प्रथम महाधिवक्ता श्री M अधिकारी थे। ऑप्शन ए,
श्री एम अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 87, एमपी के किस नृत्य को देश की संस्कृति विरासत में शामिल किया गया है? तो एमपी के यानी कि मध्य प्रदेश के राय नृत्य को देश की संस्कृति विरासत में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 88, बुंदेलखंड का पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है? तो सेरा नृत्य बुंदेलखंड का पुरुष प्रधान लोक नृत्य है। ऑप्शन सी सेरा नृत्य। क्वेश्चन नंबर 89, मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से कितने राज्यों की सीमा लगी हुई है? तो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से 5 राज्यों की सीमा लगी हुई है। ऑप्शन डी 5 राज्यों की। क्वेश्चन नंबर 90, राजा मुचुकंद की गुफाएं किस जिले में हैं? तो राजा मुचुकंद की गुफाएं मुरैना जिले में है। ऑप्शन ए मुरैना जिले में है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 91, गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना किस नदी के तट पर की थी? तो गोस्वामी तुलसीदास ने मंदाकिनी नदी के किनारे मानस की रचना की थी। ऑप्शन ए मंदाकिनी नदी। क्वेश्चन नंबर 92, वहार पुराण में भारत के कितने मोक्षदायिनी नगरों स्थानों का उल्लेख है? तो वहार पुराण में भारत के 7 मोक्षदायिनी नगरों स्थानों का उल्लेख है। ऑप्शन ए 7 नगरों का। क्वेश्चन नंबर 93, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री बारहमिहिर की जन्म स्थली कौन सी है? तो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री बारहमिहिर की जन्म स्थली उज्जैन है। ऑप्शन ए उज्जैन है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सत्य है? पहला, ट्रैफिक यानी ट्रैफिक आईसीयूएन तथा विश्व प्रकृति निधि WWF जैव विविधता संरक्षण में संलग्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं। दूसरा में ऑप्शन 2, आंध्र प्रदेश के वेल्लोर जिले को भारत की झींगा राजधानी श्रिम्प कैपिटल कहा जाता है। तो इसमें दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सी दोनों ही सही है, क्योंकि ट्रैफिक आईसीयूएन तथा विश्व प्रकृति निधि WWF जैव विविधता संरक्षण में संलग्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, बिल्कुल सही। और आंध्र प्रदेश के वेल्लोर जिले को भारत की झींगा राजधानी यानी श्रिम्प कैपिटल कहा जाता है। यह दोनों ही सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, एक व दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 95, किसी ऐसे भारतीय उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण हितैषी हो। ऑप्शन बी, यानी कि इको मार्क उसे दिया जाता है जो पर्यावरण हितैषी हो। यानी कि जो पर्यावरण हितैषी का अर्थ है कि जो पर्यावरण प्रदूषित नहीं करता हो। क्वेश्चन नंबर 96, इको मार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इको मार्क एक प्रमाणन चिन्ह है जो पारितंत्र पर न्यूनतम प्रभाव डालने के लक्ष्य से बने मानक समुच्चय अनुरूपता रखने वाले उत्पाद के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, इस चिन्ह का प्रयोजन उपभोक्ताओं में पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने की दिशा में जागरूकता बढ़ाना है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें ये दोनों ही सही हैं। ऑप्शन बी, यह दोनों ही सही है, यानी कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 दोनों ही सही हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके फिर से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो ये कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आ गए हैं। तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ऑप्शन सी, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। तो न्यूनतम यानी कि सबसे कम, तो सबसे कम मेमोरी साइज इकाई है केबी। ऑप्शन ए केबी।
केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि सबसे छोटी एक नंबर पर केबी और केबी से बड़ी एमबी 2 नंबर पर और जीबी 3 नंबर पर और टीबी 4 नंबर पर, यानी कि फिर बढ़ते ही जाएगी। फिलहाल इसका आंसर है ऑप्शन ए, केबी सबसे छोटी मेमोरी की इकाई है, इकाई की साइज है। क्वेश्चन नंबर 99, वाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी होती है? तो वाइनरी भाषा 2 अंकों की बनी होती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100 और आज के हमारे वीडियो का और एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है। इस प्रकार हमने एमपीपीएससी यानी माध्यमिक शिक्षक एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्री का एग्जाम होना है दिसंबर में, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट किया। तो अगर आप प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने ही प्रैक्टिस सेट या नई अपडेट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सकें। और दोस्तों, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। आप ही सोचिए कि पहले किताबों से एक एक क्वेश्चन को छांटना, उसके बाद कंप्यूटर पर टाइप करना, कितनी मेहनत पड़ती है। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। वो आपने एमपीपीएससी का फॉर्म भरा हो तो ठीक है, अगर ना भी भरा हो तब भी इन प्रैक्टिस सेटों को देखें, क्योंकि इससे सभी गवर्नमेंट जॉबों की तैयारी होती रहेगी, क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्टों को कवर किया जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।